नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। चुनावी हार के बाद राहुल गांधी लगातार कांग्रेस में बदलाव के आदेश दे रहे हैं, लेकिन ये बदलाव उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मुश्किल में तो असम कांग्रेस भी है। असम में भले ही अभी चुनाव नहीं है, लेकिन सियासी पारा हाई है। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमंता ने गोगोई और ब्रिटिश मूल की उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर सवाल उठाए हैं। हिमंता ने कहा कि रॉ और आईएसआई एक साथ एक घर में कैसे रह सकते हैं। सवाल तो धनखड़ ने भी उठाए हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कार्यपालिका से जुड़ी नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे नियमों पर पुनर्विचार करने का समय आ चुका है। सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में ही काम करना चाहिए, जिस पर घमासान मचा है। घमासान तो पश्चिम बंगाल में भी मचा है, जहां मुसलमानों के लिए अलग से बजट का ऐलान करके ममता परेशान है। वहीं आरएसएस की रैली पर तो वो बैकफुट पर आ चुकी हैं। तो कैसे विपक्ष अपने ही जाल में फंसा हुआ है, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी एक्शन में जरूर हैं, लेकिन जो एक्शन वो ले रहे हैं, जो रद्दोबदल की बात कर रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या और मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, बदलाव जो किया जा रहा है वो बदलाव कोई डेमोक्रेटिक तरीके से किया हुआ बदलाव नहीं है। अब आपने बघेल साहब को पंजाब भेज दिया, क्या करेंगे पंजाब में वो? भाई, आपको वैसे लोगों को उस जगह पे तो फिट करना पड़ेगा जो उस इलाके में उस जगह को जानता पहचानता हो जी। अब आपने कर्नाटक के नासिर हुसैन को उठा करके फेंक दिया आपने श्रीनगर में और लद्दाख में, वो क्या कर लेंगे वहां पे? तेज तर्रार आदमी दोनों ही हैं, तेज तर्रार आदमी दोनों ही हैं। बघेल साहब भी कांग्रेस के स्कीम ऑफ थिंग्स में वो बिल्कुल ही फिट बैठते हैं। नासिर हुसैन एक्सीलेंट आदमी है, बहुत ही, माने आप ये समझिए कि पॉलिटिकल एक्यूमेंट बहुत ज्यादा है दोनों ही नेताओं में। आपको उनको भेजना है यूपी, उनको भेजिए बिहार, जहां आप बदलाव करोगे, जहां अच्छा हल्का सा भी कोई अच्छा फेवर में आपके रिजल्ट आया, आपकी राजनीति बदल सकती है। आपने क्या किया? वो थके हारे लोगों को आपने एक मैसेज दे दिया। और ये थके हारे लोगों को मैसेज क्यों दे दिया? क्योंकि आपके जो सखा लोग हैं, आपके सलाहकार, ये जेएनयू वामपंथी वाले लोग सब, केसी वेणुगोपाल का नाम आ रहा था कि उनके पर कतरे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखिए वो सब नहीं जाने वाला। ये सब जो है कुंडली मार के बैठा हुआ नाग सब है। ये जयराम रमेश और ये सब साउथ इंडियन जो लॉबी जो है उसके अंदर, और ये वामपंथी लॉबी जो पूरा काम कर रहा है। आपने क्या किया? आपने जो जो नजदीक थे, जो जो कुछ इन्फ्लुएंस रखते थे, उन लोगों को राहुल गांधी के जरिए उस लॉबी ने हटवा दिया। मोहन प्रकाश को हटवा दिया आपने जी, बाबरिया को हटवा दिया, देवेंद्र यादव को आपने हटवा दिया, राजीव शुक्ला बेचारा ने क्या किया, उसको भी आपने हटवा दिया, और उसके जगह आपने किन लोगों को लिया? तो ये जो मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ बदलाव करना है, इसलिए बदलाव कर देंगे, तो उससे कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा है। अच्छे लोगों को, दो अच्छे लोगों को आपने इंक्लूड किया, लेकिन आपने गलत राज्यों का उन्हें इंचार्ज बनाया है। अक्सर चुनावी हार के बाद कांग्रेस में रद्दोबदल की जो एक कवायद शुरू की जाती है, वो भी यही हो रहा है कि जैसे ही चुनावी हार हुई है, फिर कांग्रेस में बदलाव की बात की जा रही है, लेकिन इस बदलाव का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। बिल्कुल इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट दिख रहा है। आप चारों तरफ नजरें उठाकर देखिए केरल में इम्पैक्ट हुआ, और शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल छपा न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, और उसके बाद केरल के कांग्रेसी पागल हो गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वामपंथी सरकार, पिनराई विजयन की सरकार की सराहना की कि ये भाई बड़ा रिफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, और जितने इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, केरल का बदलाव कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि आगे भी वामपंथी सरकार ही रहेगी। कहने का मतलब यही था, यानी कि शशि थरूर को आपने इस पूरे बदलाव की प्रक्रिया में कौन सी जगह दी? क्या उनके पास काबिलियत नहीं है किसी प्रदेश का प्रभारी बनने की, या फिर कोई अच्छे पद लेने की? आप
जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़वाना था, जो चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने सोनिया गांधी को चैलेंज किया था और उनके पक्ष में 1100 से ज्यादा वोट आए थे पूरे हिंदुस्तान में बड़े पदाधिकारियों के, उनको आप इग्नोर करके रखे हो, तो उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया। कभी पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा की सराहना कर रहे हैं, फिर वामपंथी सरकार की सराहना कर रहे हैं। मतलब उन्होंने विकल्प के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, पलट गए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर आए तो वो ये एक्सेप्टेबल है, या फिर अगर इधर से ना आए तो लेफ्ट की तरफ से आए, उधर भी चले जाएंगे। हमको केरल का एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र से हम आगे भी चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे बदलाव का इंपैक्ट हर जगह पड़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए या फिर पंजाब में, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पंजाब में बघेल को भेज दिया गया है वसूली करने के लिए। ये पहले वसूली रैकेट चलाते रहे हैं, लेकिन वहां मनीष तिवारी हैं। उन्होंने क्या किया, पिछले दिनों एक बैठक हुई थी, 99 सांसद सारे के सारे, राहुल गांधी ने सबको बुलाया था और उस बैठक में चर्चा कर रहे थे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हम लोगों को कैसे कैसे सवाल उठाना चाहिए, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, बेहतर सवाल होना चाहिए और तथ्य आंकड़े लेकर आइए। मनीष तिवारी भी थे, शशि थरूर भी थे, इन दोनों ने ऑब्जेक्शन भी कर दिया था। और अभी मनीष तिवारी जो कि खुद सांसद हैं पंजाब से और उनको आप इग्नोर करके रखे हुए हो, उन्होंने पंजाब में अलग अपना गुट बना रखा है। अब आप वहां बघेल को भेजो या फिर केसी वेणुगोपाल को भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाहरी लोगों से वहां आपके संगठन के लोग ही संभालेंगे। तो हर स्टेट में कांग्रेस की परेशानी बढ़ी हुई है, कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक, पंजाब से लेकर केरल तक। तो यही इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है इस परिवर्तन का। बिल्कुल, तो यहाँ पर परेशानियां कांग्रेस की बढ़ी हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त असम कांग्रेस में दिखाई दे रही है, क्योंकि गौरव गोगोई बुरी तरह से फंसे हुए हैं। देखिए, फंसना ही था, कब तक आप छिपा करके रखेंगे चीजों को। और ये इसको हमला जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो बिल्कुल ही फ्रंट फुट तरीके से किया है और ये चिपकेगा भी बहुत तगड़े तरीके से। कारण कानून आपके साथ में नहीं है और एक जो विदेशी मूल का मामला जो सोनिया गांधी के साथ चिपक गया, जिसकी वजह से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन मिला जब सोनिया गांधी ने इलीगल तरीके से सुपर प्राइम मिनिस्टर वो बन गई जी। सुपर प्राइम मिनिस्टर जब बन गई, जब विदेशी महिला नजर आती थी कि प्रधानमंत्री को साइड करवा देती थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे तो ही एक अस्त्र बना करके ऑक्सीजन डाला अपने संगठन में। यही कहानी असम के अंदर चुनाव भी होने वाले हैं और सबसे बड़े लीडर हैं वो राहुल गांधी के चहेते भी हैं, नज़दीकी भी हैं। कई सारे लोग तो वो बांग्लादेश वाला वो तो अलग अलग राहुल गांधी के लिए भी इस तरह की बातें कह रहा है। गोगोई साहब लीगल बैटल की बात कर रहे हैं, लेकिन लीगल बैटल आप करें या कुछ करें, सवाल बहुत ही सिंपल है। 2 सवाल का जवाब, विदेशी हैं या नहीं है, नागरिकता छोड़ी है, और शादी के कितने दिनों के बाद आपने जो है नागरिकता ली। नंबर 3, क्या पाकिस्तान में आपने काम किया या नहीं किया। नंबर 4, क्या आपके रिश्ते उन लोगों के साथ हैं या नहीं है जो आईएसआई और वहां के पाकिस्तान का अपना जो डीप स्टेट है उसके साथ मिलकर काम करने वाले लोग। आप ये सिंपल सवालों का सिंपल जवाब दे दें, तब तो बात समझ में आएगी जी। अगर आपका रिश्ता पाकिस्तानियों के साथ है तो क्या लीगल बैटल जहां जहां केस करना करते रहो। आपकी पत्नी विदेशी है तो है, क्यों अब तक छिपा करके रखा हुआ था। यह कहानी लंबी जाएगी, वो इसलिए क्योंकि गोगोई साहब राहुल गांधी के सबसे करीबियों में से है। तो ये आग सिर्फ असम में नहीं लग रही, ये आग लपेटे में ले लेगा राहुल गांधी को भी। गौरव गोगोई, अगर किसी फॉरेनर से अगर शादी कोई करता है तो क्या ये क्राइम है? देखिए, क्राइम किसको कहते हैं? क्राइम देश के खिलाफ गद्दारी करने को कहते हैं। आप कुछ छिपाते हैं, आप कुछ बताते हैं और आप जिसके साथ रह रहे हैं उसके साथ पहले से कैसा उसका संबंध है, ये क्राइम कहलाता है। ये लीगल बैटल की बात कर रहे हैं, लीगल बैटल लड़ लें जी। सोनिया गांधी के खिलाफ ये बात चली और सोनिया गांधी के खिलाफ कहा गया ये कि वो रूस के एजेंसी के लिए काम करती रही।
तो क्या सोनिया गांधी सबके खिलाफ केस मुकदमा करती रही? फंस तो गई थी। सोनिया गांधी के खिलाफ बहुत सारी बातें चली कि आप किसके साथ काम करते रहे हो, आईएसआई के कनेक्शन की ही बात चली, और विदेशी रिपोर्ट है ये। अभी हाल फिलहाल में भी एक रिपोर्ट छपी है जिसमें सोनिया गांधी के बारे में कि उस समय ये किन किन लोगों के साथ काम करती थी। अब ये गौरव गोगोई की बात है। गौरव गोगोई अपने आप को साबित करे, लेकिन वो साबित करने से पहले लोकसभा में तो आएंगे। ये जो राहुल गांधी ने इतने मामले उठाए लोकसभा के अंदर, क्या कोई बाहर में साबित हो चुका था? क्या इन्होंने अभी तक एक भी साबित किया, एक भी प्रूफ दिया कि अडानी और मोदी के साथ ऐसे संबंध है जिसके कारण कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो अडानी को? लेकिन फिर भी हंगामा तो कर रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर हंगामा कर रहे हैं। इनके खिलाफ भी, एलिजाबेथ के खिलाफ भी ये सबूत है कि ये ब्रिटेन में पैदा हुई, वहां पढ़ाई की, काम करने के लिए पाकिस्तान गई, और जिन जिन एजेंसियों के साथ इसने काम किया उसकी फंडिंग नीदरलैंड से, उसकी फंडिंग कनाडा से, उसकी फंडिंग पाकिस्तान से हो रही थी, और उन लोगों का पैसा तुमने खाया। उसके बाद गौरव गोगोई से जब शादी हुई, उसके बाद से गौरव गोगोई का कुछ व्यवहार बदल गया। इन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी में जाकर ये पॉलिसी फॉर यूथ जो चलाते हैं उनके साथ मीटिंग की, और उसके बाद इन्होंने अपनी कमिटियों में डिफेंस से जुड़े हुए मामले उठाए, कुछ जानकारियां इकट्ठा की। तो ये सारे सवाल उसके खिलाफ हैं, जिसका जवाब पहले लोकसभा में दो, उसके बाद जाकर कानूनी लड़ाई लड़ो। अब ये लोकसभा में मुद्दा जो उठ रहा है, पहले से निशिकांत दुबे, सोरोस गैंग का मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी के कनेक्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, अमेरिकन डीप स्टेट, यूएस एड के साथ इन लोगों के संबंध का मुद्दा उठा रहे हैं। अब आगे मुद्दा इन लोगों का होगा कि कांग्रेस के कितने नेता ऐसे हैं जिनकी शादियां विदेशों में हुई है, जिनके संबंध वैसे लोगों के साथ हैं जो कि कहीं न कहीं भारत के खिलाफ ही काम करते रहते हैं। अब ये लोग जवाब देते रहे, भारतीय जनता पार्टी सवाल करेगी। जिस तरह से कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ रही हैं, इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की दिक्कतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तो आरएसएस पर वो चाहती थी रैली ना हो, अब वहां पर रैली भी हो रही है, और जो बजट में ऐलान किया उससे भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। देखिए, सेंटर जो है, अब राजनीति का फोकस जो है वो पश्चिम बंगाल और बिहार होता जा रहा है जी। धनखड़ साहब भी वहां थे, साथ में घोषणाएं भी ममता बनर्जी ने की, कोर्ट से चपत भी लगी कि भाई आरएसएस वाले। ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी ने आज फिर एक और तमाशा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बिहारी सब घुस आया है वोटर लिस्ट को लेकर के। यही तमाशा जो केजरीवाल कर रहा था। दिक्कत क्या है, इन सारी चीजों को एक हिसाब से समझ लीजिए। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीती है, और इन लोगों को खलबली लग रही है। मुसलमानों के लिए स्पेशल बजट, इसका सीधा रिश्ता ओवैसी से है। वो वहां पे फुरफुरा शरीफ, वो जो सिद्दीकी जो है, वो दरअसल पिछले 3-2 सालों में मुसलमानों के बीच उसने अच्छी पैठ बनाई है। इस चीज को याद रखिए। ओवैसी के साथ गठबंधन हो गया तो मामला खराब हो जाएगा, और अगर कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ ये तीनों एक साथ आ जाते हैं, मुस्लिम वोट बैंक में डेंट लगेगा। तो मुस्लिम वोट बैंक में डेंट लगेगा तो ममता बनर्जी क्या करेंगी? ममता बनर्जी तो हार जाएंगी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तो नहीं किया, लेकिन बंगाल में तो ये चलेगा, बटोगे तो कटोगे। क्योंकि वहां पे जो मुसलमानों के तरफ से जो अत्याचार हो रहा है वो हिंदुओं के सिर के ऊपर से जा रहा है। दिस इज द फैक्ट। आपके कोई भी रिश्तेदार बंगाल में रहते हो, फोन करके पूछिए जी। लेकिन ममता बनर्जी को मालूम है कि ये 35% का जो पॉपुलेशन है, इसको कैसे अपने साथ रखना है, इसलिए बिल आ गया, अलग से बजट आपने दे दिया, और ऊपर से हिंदू बंगालियों को अपने कब्जे में करने के लिए आपने फिर वही पुराना डायलॉग, आउटसाइडर इनसाइडर। ये बिहारी, यूपी बोलने वाले लोग और बंगाली जो है वो जैसे कैसे दिल्ली में गफलत में सब लोग फंसे हुए थे जी। केजरीवाल के झूठ से,
ममता बनर्जी के झूठ से, लेकिन ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट। और इसीलिए जो बंगाल के अंदर ये जो खेला की जो बात की जा रही थी, ये जो दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जीती है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। एक बात मैं कह दूं, धनखड़ साहब भी वहाँ थे और धनखड़ साहब ने जो बयान दिया है, ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जुडिशरी को हर जगह नाक घुसड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आप अपने अपॉइंटमेंट में किसी को घुसने देते हो। ये होलियर देन दो, हम सबसे ज़्यादा पवित्र हैं, हम भगवान के अवतार हैं, ये किसने बना दिया आपको? वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टीट्यूशन हो गई है जुडिशरी। कोई बोलता नहीं है कंटेम्प्ट और इस सब चीज के लिए, लेकिन क्या भ्रष्टाचार नहीं है? लोअर जुडिशरी में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट का क्या कहानी है? ये लंबी लंबी भाषण देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हम आप जैसे लोग, मिडिल क्लास के लोग, वी कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग इन सुप्रीम कोर्ट। यहां करोड़ों करोड़ों रुपए का धंधा चल रहा है, वहां पे वकीलों का एक अलग वहां पे साम्राज्य बना हुआ है। पैसे हैं तो तुरंत सुनवाई हो जाएगी, और गरीब अगर है कोई तो 10-10 साल से लटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में केसेस, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये भाषण देंगे कि हर जगह वो नाक घुसड़ेंगे, हर जगह अपॉइंटमेंट में? भाई किस लिए? जुडिशरी को तभी आप बाकी एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटमेंट में शामिल कर सकते हैं, देयर इज ओनली वन कंडीशन, कि जब आप जजेस की नियुक्ति में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लोगों को भी शामिल करें। दुनिया में अकेला देश है भारत जहां के जजेस जो हैं शहंशाह बने हुए हैं। यह अकेला देश है पूरी दुनिया में किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में जहां जजेस खुद को ही अपॉइंट करते हैं। तो इतना ज्ञान जो है जजेस का जो है वो कहीं और दें। और ये राहुल गांधी जैसे जो लोग जिनको संविधान पढ़ने नहीं आता है, समझने नहीं आता है, वो इस तरह के सवाल को उठाएं। ये बकवास बंद होना चाहिए। सरकार और धनखड़ साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो धनखड़ साहब ने क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक बड़ी लकीर खींच दी है? देखिए, लकीर तो है ही, उन्होंने थोड़ी खींच दी है। उन्होंने तो पहले कहा कि लकीर है, लेकिन ये पतली लकीर है, इसे मिटाओ नहीं। न्यायपालिका को एक्स्ट्रा एक्टिविज्म नहीं करना चाहिए, अपने अधिकारों का हनन मत कर लो, दुरुपयोग न करो जी। और ये सवाल उन्होंने कब किया, क्यों किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग घुसे हुए हैं। अभी सीईसी की नियुक्ति होनी है और सीईसी की नियुक्ति से पहले राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, निष्पक्ष नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा। पूरा विपक्ष सवाल उठा रही है कि निष्पक्ष नहीं होगा। पूरे विपक्ष के नेता ये बात कर रहे हैं कि सीजेआई को क्यों निकाल दिया उस पैनल से, सिलेक्शन कमेटी से सीजेआई को क्यों निकाला। धनखड़ साहब यही बात कर रहे थे कि क्यों निकाला, और इसलिए भी कह रहे थे क्योंकि ये बैठे हुए जजेस सोच लें, सुन लें और समझ लें कि आगे जो हम फैसला देने वाले हैं, 19 तारीख को सुनवाई है इसी मामले में। याचिका को आपने एक्सेप्ट कैसे किया, जबकि ये मामला ही चला था 2 मार्च 2024 से। ये मामला चला और 2 मार्च को एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती है इसी सीईसी की नियुक्ति के लिए, जब तक पार्लियामेंट से एक बिल पारित नहीं होता इसके पूरे प्रोसीजर को लेकर, तब तक 3 लोग रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री और एक सीजेआई। तो सरकार ने कहा ठीक है, अभी कर लेते हैं और उसके बाद हम एक बिल ले आते हैं। उसके बाद एक बिल आया, दिसंबर में पारित हुआ और उस बिल में सीजेआई को बाहर निकाल दिया गया। अब होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कोई एक मंत्री, जिसमें माना जाता है कानून मंत्री कभी हो गए, कभी दूसरे कोई और मिनिस्टर हो गए। किसी न किसी को नियुक्त करना है। 3 लोगों के पैनल अब रिकमेंड करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अब ये अभी राजीव कुमार रिटायर्ड होने वाले हैं और नए सीईसी की नियुक्ति होगी। अब उससे पहले प्रशांत भूषण बार बार याचिका दायर कर रहे हैं कि जल्दी सुनवाई कीजिए, नियुक्ति के बाद हम क्या कर पाएंगे। और इसीलिए जगदीप धनखड़ ने दिखाया आईना ये सुप्रीम कोर्ट के लोगों को
कि आप कितने निष्पक्ष हैं इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप सरकारी कामों में, सरकारी नियुक्तियों में हस्तक्षेप ना करें। ये स्थितियां इन लोगों की है। अभी एक मामला आया है इतना बड़ा इलाहाबादिया का, और इलाहाबादिया ने किसको अपना वकील नियुक्त किया ये लोगों को अभी पता नहीं है। ये वही अभिनव चंद्रचूड़ है जिनके पिता अभी रिटायर्ड हुए हैं सीजेआई चंद्रचूड़, और उनके बेटे अभिनव चंद्रचूड़ को कोई नहीं जानता था। इतना कोई तोप वकील नहीं है, ये सिब्बल की तरह नहीं है, लेकिन इस समय वो वकील रहते हुए कई प्लेटफॉर्म पर नजर आए और वही डेमोक्रेसी खतरे की बात, मानवाधिकार की बात करते आए। जैसे ही चंद्रचूड़ साहब रिटायर हुए, अभिनव चंद्रचूड़ अपनी लॉबिंग शुरू कर दिए। अगर वकालत नहीं चली तो 5 साल 7 साल बाद किसी हाई कोर्ट के जज नजर आएंगे, और इलाहाबादिया जैसा व्यक्ति जिसके खिलाफ इतना बड़ा मामला चल रहा है, वकील ढूंढने निकला तो देखा सुप्रीम कोर्ट में किससे सेटिंग की जा सकती है। अभिनव चंद्रचूड़ मिला, नया नया वकील है, इन लोग इसको अपना वकील नियुक्त कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में वो इसके खिलाफ केस लड़ेगा। ये स्थितियां हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। तो इसलिए जगदीप धनखड़ ने जो बोला है वो बात स्पष्ट है कि अगर आगे सीईसी की नियुक्ति के लिए जो याचिका पर सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई उल्टा फैसला दिया तो आगे कॉलेजियम के ऊपर भी कार्रवाई होगी और इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठेंगे। फिर एक बिल आएगा और नियुक्ति करने में कोई न कोई मंत्रालय से, कानून मंत्री की भूमिका हो या प्रधानमंत्री की भूमिका हो, कहीं न कहीं उस भूमिका को इनके अंदर भी लाया जाएगा। फिर ये सवाल उठाएं कि नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होती है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली से लेकर असम तक में कांग्रेस की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो फैसले ले रहे हैं वो ज्यादा मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के हाल बेहाल हैं। मुस्लिम राजनीति करना अब ममता को भारी पड़ रहा है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।